नमस्कार दोस्तों, हम इकोनॉमिक को शुरू करने जा रहे हैं। यह क्लास इतना विस्तृत तौर पे होगा कि अगर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है या फिर कोई हाई स्कूल इंटर का बच्चा भी इसे आसानी से समझ सकता है। किस लेवल तक? यूपीएससी लेवल तक। हम आज केवल इंट्रो देखेंगे, बाकी क्लास हम आगे लगाते जाएंगे। हम इसे बहुत विस्तार रूप से समझेंगे। तो आज हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा, छोटा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था, आप अगर चाहते हैं कि आपको ध्यान ध्यान में सारी चीजें रहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है। मेरी अर्थव्यवस्था हिंदी में देखते हैं। अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है। क्या? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होती है? कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है। अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक, मिल रहा ज्यादा, एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों जिसमें जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों, वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके। ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके। अभी हम इंग्लिश में नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इंग्लिश में लिखना चाहिए कि नहीं। नहीं तो लिख देते हैं। ठीक है। क्लास लंबी होती जाएगी अगर दोनों लैंग्वेज में हम करेंगे। तो हम आप यहाँ पर आपको समझाते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या होता है। भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र से परिभाषा को पूरी तरह विस्तृत तौर पे समझा जाए। क्या है भौगोलिक क्षेत्र? आप इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया। इससे क्या आशय है? अर्थव्यवस्था क्या है परिभाषा के तौर पर देखेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है कि किसी निश्चित क्षेत्र में काम करती है। कहाँ करती है? किसी, ये बड़ी की मात्रा रही है, किसी निश्चित क्षेत्र में काम करती है। ठीक है। जैसे हो गया गांव, शहर, राज्य, पूरा देश। और मैं बता दूं, यहाँ जैसे गांव की अर्थव्यवस्था अलग होती है, शहर की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था और पूरा देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। यहाँ भौगोलिक क्षेत्र से आशय यह है। ठीक है। सबकी अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। अब हम आर्थिक संसाधनों में पहुंचेंगे। आर्थिक संसाधनों से क्या आशय है? आर्थिक संसाधनों का उपयोग, आर्थिक आर्थिक संसाधनों का
उपयोग हेडिंग है ये। अब मैं दूसरी पेन से हेडिंग लिखूंगा। कहाँ गई पेन? मिल गया, ठीक है। आज उनको उपयोग यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स 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 जिसमें हम आर्थिक संसाधनों में देखेंगे क्या हो जाता है, भूमि हो जाती है, जिसे लैंड, श्रम हो जाता है, लेबर, पूंजी जिसे हम कैपिटल और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उद्यमिता जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ENTERPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे संसाधनों का उपयोग करके वस्तु और सेवाएं बनाई जाती हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक के जो संसाधन होते हैं वो हमेशा सीमित ही होते हैं, इसलिए इनकी सही उपयोग की जरूरत होती है। अब हम आगे देखते हैं, उत्पादन और वितरण। उत्पादन किया जाएगा तो उसका वितरण भी किया जाएगा। उत्पादन और वितरण, ठीक है। केवल अब जब जानते हैं केवल वस्तुएं और सेवाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। वितरण के माध्यम से ही लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आप उनके पास नहीं पाएंगे तो आप उस चीज को बनाकर भी उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो हम इसे एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं। उत्पादन और वितरण इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आप तो उत्पादन करके वितरण किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। तो हम एक लाइन में कहना चाहेंगे, रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज में क्या हो जाता है, लैंड हो जाता है, मशीन हो जाती है, मैन पावर हो जाता है, मैन पावर ईटीसी। तो इसका क्या होता है, रिसोर्स जैसे में फूड हो गया एंड सर्विसेज। तो इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, लोगों में किया जाएगा, POOPL, पीपल में किया जाएगा। जब लोग इसको संसाधन पाएंगे तो क्या आएगा, वेलफेयर आएगा, लोगों में संतोष होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इतना तो आप अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ी जाएगी इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इनमें क्या मुख्य चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और किसमें क्या अध्ययन किया जाता है। तो आगे देखते हैं। वेलफेयर मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। तो आप एक लाइन में और समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं और उन्हें समाज के लोगों में इस प्रकार बांटा जाता है जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है, और उसमें आत्मसंतोष आ सके और वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी सके। अब हम आगे देखते हैं मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक दोनों बात देखिए, चाहे आप अर्थव्यवस्था की प्रमुख शाखाएं कहें, चाहे आप अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्या टाइप कहें, ठीक है। अब इतना हिंदी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख शाखाएं हम सीधे इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी। मेजर ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। आप यहाँ पे टाइप्स का भी प्रयोग किया जाता है, टाइप्स ऑफ
इकोनॉमिक्स, ठीक है, लिख लेते हैं हिंदी में भी, अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र ज़्यादा ठीक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख, बड़ा सा रहेगा, शाखाएं, ठीक है। अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं, पढ़ाते वक्त राइटिंग कोई मानी नहीं रखती। तो यहाँ देखते हैं कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, MACRO, केवल आई और ए, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं माइक्रो मतलब बेस्टी, जिसे सूक्ष्म भी कहा जाता है। ज्यादातर एग्जाम में पूछे प्रश्न बनाते समय माइक्रो और मैक्रो का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं बेस्ट समझ का प्रयोग किया जाता है। इसे ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्रो मतलब समष्टि, ज़्यादातर आपको माइक्रो और मैक्रो मिलेगा। और ये समष्टि को स्थूल भी कहा जाता है, ठीक है, स्थूल भी कहा जाता है। आप स्थूल बहुत कम जगह ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या है, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो और स्थूल अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं और क्या क्या हमको इसमें पढ़ना होता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। माइक्रो में क्या पढ़ा जाएगा और मैक्रो में क्या पढ़ा जाएगा। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें तो एक परिवार और पूरा शहर, जैसे कि एक परिवार के बारे में अध्ययन करना होगा तो हम आएंगे तो माइक्रो में आएगा। लेकिन हम अगर पूरा शहर का अध्ययन करना चाहते हैं तो किस में जाएगा, मैक्रो में, पूरा शहर। तो ठीक है, एक परिवार सूक्ष्म, और उस परिवार से सापेक्ष जब बनाएंगे, उस परिवार से जब रिलेशन बनाएंगे तो पूरा शहर को देखेंगे तो वह मैक्रो में चला जाएगा, ठीक है। एक परिवार बनाम पूरा शहर, एक परिवार सूक्ष्म और पूरा शहर कहाँ चला जाएगा, हाँ, मैक्रो में, ठीक है। इस तरह अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक परिवार का खर्च कितना है, कितनी सब्जी खरीदनी चाहिए, कितना बिजली की बिल आया, ये एक माइक्रो है। लेकिन पूरे शहर की बिजली क्या हुई, पूरे साल में कितनी बिजली खपत हुई, पूरे साल का बिजली का खर्च कितना आया, वह मैक्रो में काउंट होगा। और पूरे शहर की बेरोजगारी क्या है, वह मैक्रो में काउंट होगी। जैसे कि एक पेड़ के बारे में जब अध्ययन करना होगा कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसमें पत्ते कितने हैं, उसकी जड़ें कैसी हैं, ये माइक्रो में आ जाएगा। लेकिन एक पेड़ के साथ अगर हम पूरे जंगल को कंपेयर करें, पूरा जंगल, तो क्या होगा, वह माइक्रो में चला जाएगा कि कितने पेड़ हैं इस जंगल में, कितनी ऑक्सीजन बनती है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्य करती है। जिससे कि अगर यहाँ पर देख लें एक खिलाड़ी VS पूरा टीम, जैसे कि एक क्रिकेटर के बारे में जब अध्ययन करेंगे कि उसने कितना रन बनाया और उसकी औसत उसका रन कितना हुआ, कितनी अच्छी बल्लेबाजी किया, और जब पूरे टीम का प्रदर्शन देखेंगे तो वह मैक्रो में चला जाएगा कि कुल टीम का स्कोर कितना हुआ, टीम जीती कि हारी, ये टीम की बात होगी तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेगी। ये मैं एक केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे काम करता है, ठीक है। कुल मिला के देखें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वह व्यक्तिगत इकाइयों को देखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, थोड़ा हम एग्जांपल देखेंगे और जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो उदाहरण देखेंगे अब। कि एक परिवार, कंपनी, उद्योग, एक बाजार, ये तो क्या अध्ययन करता है में आएगा कि एक व्यक्ति कैसे खर्च करता है, कंपनी कैसे तय करती है कि उसको उत्पादन कितना करेगा, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है। लेकिन अगर हम की कॉन्सेप्ट्स में देखें कि हमको एग्जाम में किस तरह से ऑप्शन बनाया जाता है, उस आधार पर देखते हैं। मुख्य
अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मुख्य अवधारणा में आएंगे कि उसमें जैसे कि ढेर सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर उसमें रहेगा कि मांग और आपूर्ति किसका भाग है, तो किसका भाग है, माइक्रो इकोनॉमिक का, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पूछा जाएगा कि उपभोक्ता व्यवहार किस में आता है, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ये आपको नोट करना पड़ेगा, आपके पास विकल्प नहीं है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा। एक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। लागत और उत्पादन, हम और सारे एग्जाम्पल लिखाएंगे जब जरूरत रहेगी तो, या फिर हम प्रश्न बनाएंगे तो उसमें डालेंगे और वहाँ पे व्याख्या में दे देंगे, ठीक है। लागत और उत्पादन, और आपको समझ में आ ही गया होगा ऊपर की हमको कैसे करना है लागत और उत्पादन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ऑप्शन देख के आप जान जाएंगे। प्रोडक्शन, लागत और उत्पादन, बाजार के प्रकार में, बाजार के प्रकार जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार, मार्केट टाइप्स, मार्केट टाइप्स, ओके। और मैंने जो है मैक्रो मतलब बताया था, जो माइक्रो होती है वो एकल अध्ययन करती है, ठीक है। और जो मैक्रो होती है वह समग्र अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि वह उसकी तुलना पूरे के साथ की जाती है। जैसे पूरा देश हो गया, पूरा राज्य हो गया, देश की कुल जीडीपी हो गई, देश की कुल महंगाई हो गई, कुल बेरोजगारी हो गई, देश का विकास कैसे चल रहा है, ये अध्ययन करना होगा तो हम मैक्रो के पास जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा आय। तो इसके हम की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हमको इसमें क्या ज़्यादातर मिलेगा, ज़्यादातर क्या ही मिलेगा। तो की पॉइंट्स, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणाएं, मुख्य अवधारणाएं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट, इसमें क्या आएगा, सकल घरेलू उत्पाद हम पहले रख देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे इट से लगा लेंगे कि ये जो की पॉइंट्स है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ये हमारा पहला चैप्टर होगा जब हम आगे अध्ययन करेंगे। हम मुद्रास्फीति की जब बात करेंगे तो अभी मैक्रो में करेंगे, माइक्रो में नहीं। मुद्रा स्फीति, सॉरी इसका अंग्रेजी भी लिख दो, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, मौद्रिक नीति, क्योंकि मौद्रिक नीति जब बनाई जाएगी तो पूरे देश को ध्यान में रख के बनाई जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष कंपनी को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति भी बनती है तो पूरे देश को ध्यान में रख के बनती है, ठीक है। राजकोषीय नीति, आप राइटिंग को थोड़ा ध्यान रखें, अब साथ में लिखते चलिए। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, अब आर्थिक विकास आदि, ठीक, विकास
इकोनॉमिक ग्रोथ। आ गया होगा समझ में आपको। अब अगर हम अब और एग्जाम्पल ना लिखाएं तब भी आप ऑप्शन को देख के तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो में क्या होगा, जो पूरे देश के संदर्भ में रख के बनाया जाएगा वह माइक्रो होगा। और माइक्रो क्या होगा, विशेष कंपनी, विशेष व्यक्ति, विशेष संस्था के जो ध्यान में रख के बनाया जाएगा वह माइक्रो में आएगा, ठीक है। हमें नहीं लगता है इससे अच्छा आपको कोई समझाएगा भी, ठीक है। दोनों क्लियरिटी सी लगा दिया मैंने। बहुत सारी आएंगी लेकिन वह हम इस क्लास में कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हम इनको एक बार तुलनात्मक अध्ययन करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक बार दोनों की तुलना करके आगे बढ़ते हैं। क्या हमको करना है, संक्षेप में की पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। आप की पॉइंट्स बना भी सकते हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है एक परिवार, एक कंपनी, एक बाजार। वही माइक्रो इकोनॉमिक में ध्यान रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक में पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, कीमत तय करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, नीति तय करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, उपभोक्ता और उत्पादन करती है। माइक्रोइकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट और आरबीआई होती है, ठीक है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर घर का बजट है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देश का बजट है, ठीक है। अब देख लेते हैं उद्देश्य क्या होता है इनका, ठीक है। हम लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, संसाधनों का कुशल आवंटन, ठीक है। संसाधनों का कुशल आवंटन, ठीक है। संसाधनों का कुशल आवंटन। अगर आप इंग्लिश को नहीं लिख रहे हैं तो आई थिंक आपको अपने ऊपर विचार करना चाहिए। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। और मैक्रो का क्या होता है, आर्थिक स्थिरता और विकास को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक स्थिरता और विकास को ध्यान में रखा जाएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। और नीति निर्माता इसमें कौन होता है, जिससे कि कंपनी का अगर है तो कंपनी निर्माता होगी, व्यवसायी माइक्रो में करेंगे। लिख लीजिए नीति निर्माता इसमें क्या होता है, कंपनी करती है, कंपनी व्यवसायी, जिसका जो रहेगा फर्म रहेगा वही करेगा ना। अब यहाँ पे मैक्रो की बात होगी, जब देश की बात होगी तो देश के जो पूरा भारत का जो संसाधन है, भारत के जो मंत्रालय वगैरह होंगे, जो जिम्मेदार लोग होंगे करेंगे। जैसे कि सरकार करेगी, वित्त मंत्री करेंगे, इसका हेतु वित्त मंत्रालय करेगा कि क्या होना चाहिए। आरबीआई करेगी, अगर बैंक से संबंधित होगा तो आरबीआई करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, आदि आदि, ठीक है। आप आगे इधर दोनों का उदाहरण देख लिए हैं, जैसे कि एक कंपनी की लागत, एक दुकान की कीमत, एक परिवार का बजट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देश की जीडीपी, वृद्धि दर, आरबीआई की दर, केंद्रीय बजट, आदि आदि यह माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। हमें लगता है इससे ज़्यादा ना तो प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके आगे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं इसमें बता दिया माइक्रो मैक्रो में। बाकी आगे का अध्ययन हम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में हम आगे आएंगे। धन्यवाद।